गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टेंथ केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस हैं उनका फिर से रिवाइज करेंगे। कुछ बच्चों की मैसेज आए थे कि ये थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। वैसे तो हम लोग ये पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट पर फिर एक बार में फिर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को फिर से अच्छे प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स द्वारा दिए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड का तात्पर्य होता है कि ऐसे कंपाउंड जो जल में डिजोल्व करने पर, पानी में घोलने पर वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। ऐसे कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव और नॉन मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का तात्पर्य होता है कि अगर कोई भी मेटल या नॉन मेटल की एक्वस सॉल्यूशन से, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन से, कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग मेटल और नॉन मेटल उस को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम नॉन मेटल और मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं ए बी। यहाँ पर ये ए बी कोई सॉल्ट है, ए बी आपका ये कोई सॉल्ट है, और यहाँ सी से कंबाइन करता है। यहाँ पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि सी ज़्यादा रिएक्टिव है, और सी ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये सी जो है वो बी को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा ए सी, और ये इसको बी को यहाँ से रिप्लेस करके, तो बी आपका इससे रिप्लेस हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे काफ़ी एग्जाम्पल आज हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग समझना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में किस प्रकार से जो मेटल और नॉन मेटल हैं उनको अरेंज किया गया है। तो ये जो सीरीज़ है ये एक प्रकार से रिएक्टिविटी सीरीज है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में वर्टिकल कॉलम्स में जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के घटते हुए क्रम में, नीचे की तरफ घटते हुए क्रम में अरेंज किया है। तो ये एक केमिकल सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले पोटेशियम है। तो इसका तात्पर्य है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है। इसके बाद आपका सोडियम है, इसके बाद आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद आपका एल्युमिनियम है, जिंक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि एक्टिविटी सीरीज़ को, तो द सीरीज ऑफ मेटल विच इज़ are arranged vertically in order to decrease reactivity from top to bottom is called reactivity series। तो ऐसी एक सीरीज़ जिसको हम वर्टिकली तैयार करते हैं घटते हुए रिएक्टिविटी के क्रम में, तो उसको हम कहते हैं उसको कहते हैं एक्टिविटी सीरीज़। तो सबसे पहले है पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन मतलब फेरस, प्लम्बम मतलब लेड, हाइड्रोजन। फिर यहाँ हाइड्रोजन के बाद में ये आपकी कंपैरेटिवली आपकी जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया और गोल्ड हो गया, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये आपका वर्टिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका रिएक्टिविटी का। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है, आपका मैग्नीशियम रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है जो कि ब्लू कलर का होता है। तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ। तो कॉपर सल्फेट आप देखेंगे कि मैग्नीशियम और कॉपर की अगर स्थिति देखें, तो मैग्नीशियम है ये और आपका कॉपर है ये। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम कॉपर से ऊपर स्थित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है, अर्थात हम कह सकते हैं मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो इजीली जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा।
तो इसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसके साथ खुद सॉल्ट बनाएगा, अर्थात MgSO4 का एक कलरलेस सॉल्यूशन। इसके कलर भी याद रखने बेटा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, तो अगर हम वैसे तो यहाँ पर कॉपर लेस रिएक्टिव था, अगर हम यहाँ पे देखें, हम कॉपर और सिल्वर के बीच में कंपैरिजन देखते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ये रहा आपका कॉपर और ये रहा आपका सिल्वर। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ऊपर है, अर्थात इस कंडीशन में कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर। सो copper will displace silver from its nitrate. So the product will form copper nitrate and silver. Now we comes to next example. Aluminium lies above the reactivity series, so displace the zinc iron from the sulfate and aluminium sulfate. तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि एल्यूमिनियम की फेरस सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन हो, तो अगर हम इन दोनों की स्थिति देखें, एल्यूमिनियम और इधर है आपका सॉल्ट ऑफ आयरन अर्थात फेरस सल्फेट, तो एल्यूमिनियम और फेरस या आयरन को देखें तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की पोजीशन ये है और फेरस आपका ये है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख सकता है कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन द Fe. सो in this reaction aluminium will displace ferrous sulfate. सो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो फेरस सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा और इससे आपका एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ आयरन को या फेरस को ग्रे कलर का जो होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। नाउ सिमिलरली एल्यूमिनियम, जब हम एल्यूमिनियम को फेरस ऑक्साइड के साथ करते हैं तो वही हमने देखा कि यानी एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मॉल्टन Fe को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस प्रकार से ये अलग आपका Fe को अलग कर देगा। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, तो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए अगर हम जिंक की रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ तो सीधी सी बात है यहाँ से जिंक आपका कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये आपका सिल्वरी वाइट कलर जो होता है यहाँ पर कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा आपका जिंक का। उसी प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा लेड इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो यहाँ पर लेड की अगर इफ़ वी रिएक्ट लेड विद कॉपर क्लोराइड, तो जो कि आपकी ग्रीन सॉल्यूशन होता है, तो कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से क्लोरीन को कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद यहाँ पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, आयनिक कंपाउंड में। तो यहाँ पर ये स्पष्ट सी बात है, कॉपर सल्फेट और ये आपका क्लोराइड निगेटिव प्लस Pb, तो यहाँ पर PbCl2 बन जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी उसमें मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो मैग्नीशियम इजीली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। तो कॉपर को उसकी ऑक्साइड से आसानी से इसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने के बाद में यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा मैग्नीशियम और खुद जुड़ जाएगा आपका MgO के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका MgO और कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो इस प्रकार से आपने कुछ एग्जाम्पल देखे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। अब हम लोग कुछ ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम आयरन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन को Fe ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो Fe जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके FeCl2 फेरस क्लोराइड का सॉल्ट बनाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो फिर से मैं बच्चों को बता दूं, वी आर लुकिंग सम a few examples in which hydrogen gas is evolving due to the displacement reaction.
तो यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स रिएक्शन हैं जहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले एग्जांपल देखा कि अगर हम फेरस या आयरन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो FeCl2 और H2 बनते हैं। और अगर हम दूसरी रिएक्शन देखें तो Mg और Mg की रिएक्शन अगर हम 2HCl से कराते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से कराते हैं तो MgCl2 जो Mg है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Mg हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने के बाद में आपका MgCl2 और H2 बन जाएगा। इसके बाद हम देखें मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा में आपकी वाटर के साथ, तो वाटर में जो हाइड्रोजन है, क्योंकि वाटर भी एक आयनिक कंपाउंड है, तो वाटर भी आपका 2H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होता है। तो इस प्रकार से आपका H2 जो होगा, H2 यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और डिस्प्लेस होने के बाद में MOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज ए प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर गलत प्रिंट किया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे देखते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम आपका रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तो सीधी सी बात है सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन द वाटर। तो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने के बाद में जो आपका ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस, इन सब प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर हम आगे देखें, जिंक जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के लिहाज से, काफ़ी बार पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर जिंक रिएक्शन करता है, व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो जिंक है वो जिंक सोडियम के साथ हाइड्रोजन को यहाँ पे जो उपस्थित है, हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम है वो जिंक से ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपका जिंक से कम रिएक्टिव है। तो जो आपका जिंक है, जिंक हाइड्रोजन के 2 एटम को जो एक मॉलिक्यूल फॉर्म में हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे। इसके बाद ये मिलके सॉल्ट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। Na2ZnO2 is a salt formed by the reaction of zinc and sodium hydroxide। सो प्लीज़ ध्यान रखें, ये केमिकल रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछी ही जाती है। तो व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका होगा सोडियम जिंकेट, एंड सोडियम जिंकेट इज फॉर्म्ड एंड इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व विद द पॉपअप साउंड। तो यहाँ पे पॉपअप साउंड के साथ आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नाउ वी लुक्स नेक्स्ट रिएक्शन, कैल्शियम रिएक्ट विद द वाटर, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपका H2 गैस इवॉल्व हो जाती है, H2 गैस इवॉल्व हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे जो नॉन मेटल आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करते हैं। नॉन मेटल्स में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि Cl2 रिएक्ट विद द KBr, तो Cl2 रिएक्ट विद द KBr, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका KCl। यहाँ पे जो Cl है, Cl ज़्यादा रिएक्टिव है आपका ब्रोमीन से, तो ये ब्रोमीन के आपको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने के बाद में ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका 2KCl एंड Br2। उसी प्रकार से आपका अगर ये देखें, ये Br2 है ब्रोमीन, और ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन एक का साइन होता है एक्वस अर्थात जलीय विलीन, और ये Ki के साथ रिएक्शन करता है। तो ये जो Br है, Br I से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये आपका KBr बना देगा और आपका I2 फॉर्म कर देगा। अगर Cl2 है तो Cl2 Ki के साथ रिएक्शन करेगा, तो Ki के साथ जब हमने देखा कि आपका Cl जो है वो आपका आयोडीन और ब्रोमीन और आयोडीन ये रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका क्लोरीन, फिर इसके बाद ब्रोमीन, फिर इसके बाद आयोडीन।
तो स्पष्ट रूप से आपने देखा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने आपका ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पर क्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। और वही जब रिएक्शन होती है ब्रोमीन की और KI की, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रोमीन इज़ मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन इज़ मच मोर रिएक्टिव देन द आयोडीन। तो अगर हम इनको सीक्वेंस वाइज करना चाहें तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं कि क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन and bromine is much more reactive than the iodine. So this is the decreasing order of reactivity of the halogen non-metals. तो क्लोरीन का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद 2KCl और आपका I2 को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज काफ़ी डिटेल में देखे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों को समझ में आया हो तो बच्चे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले चैनल्स के आपको लिंक आपको मिलते रहें। और हम भी मेहनत करते रहेंगे, आप भी मेहनत करें। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अब हम